हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट इसमें बोला गया है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा आपकी लाइफ में जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं या फिर आप कुछ भी ऐसा लीक से हट के कोई काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा, बेटा ये तुम कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, कुछ छोटा करो, कुछ जॉब करो। तो इस तरीके से तो जब भी आपकी लाइफ में जो क्रिटिसिज्म आता है तो उससे आप टेंशन मत लीजिए, उससे आप घबराइए मत और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल लगे रहिए। क्योंकि जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे, जो भी आप बनना चाहते हैं आप वो बनेंगे, तब यही लोग जो क्रिटिसाइज़ करते थे यही सब आपके पास आसपास फटकते हुए नज़र आएंगे। बोलेंगे बेटा हमने तो इनको सपोर्ट किया है हमेशा, और आप ये आप यो आपकी हमेशा बढ़ाई करेंगे वो। फिर यही बात है कि कुल मिला के आप इन लोगों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिनके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं होता आपकी सक्सेस से। ये सिर्फ़ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आप जब आप फेल होते हैं तो इनको अच्छा लगता है, और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो पीठ पीछे ये सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सामने आके क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस यही बात है। तो दोस्तों ले लेता हूँ, सबसे पहले आपको दे देता हूँ कोरोना अपडेट। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो टोटल वर्ल्ड के अंदर 2,81,649 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे 7,48,503 लोग की जान चली गई है, और आप देखेंगे जो रिकवर्ड केसेस हैं वो है 1,37,71,566 लोग पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। उसके बाद अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप पे यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और उसके बाद साउथ अफ्रीका बना हुआ है। टॉप 5 कंट्रीज़ हैं ये। उसके बाद इंडिया के अगर टोटल केसेस देखेंगे तो अब ये 24 लाख क्रॉस कर गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 24,31,000 के आसपास। और इसमें से हम देखेंगे तो 47,527 लोग इंडिया के अंदर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो रिकवर्ड केसेस हैं इंडिया के अंदर वो है 17,25,834 लोग कोरोना से अब पूरी तरीके रिकवर होकर घर जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, जिस लेवल पे हमारे इंडिया में कोरोना वायरस पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब देखिए 66 यानी कि 66 से लेके 70,000 के बीच पर डे केसेस जो निकल के आ रहे हैं, ये आने वाले टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस लेवल पे केस बढ़ रहे हैं, सरकार को आने वाले टाइम में बहुत बड़े अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे हेल्थ सेक्टर में, और बहुत एक माइंडसेट लोगों का चेंज करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी लोगों के लिए कि अब वो कोरोना से डरे नहीं। जब भी उसको किसी को भी हो तो वो नेचुरली उसको अडेप्ट करें और निकल के आए, अपना ट्रीटमेंट कराएं अच्छे से और फिर उससे फाइट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। पहले सबसे एडिटोरियल में बात की जा रही है सन स्पॉट्स के बारे में। ये टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में हमारे प्लैनेट सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम, वहाँ पे इसका एक इम्पॉर्टेंस है। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने अभी ऑब्जर्व किया है एक मैसिव सनस्पॉट ग्रुप, जिसको बोला गया है AR2770। ये देखिए, आप इन स्पॉट्स की बात की जा रही है। ये जो सन स्पॉट्स हैं, ये ज़्यादातर आप देखेंगे जो नासा के जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी होती है, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से ये सब ऑब्जर्व किए जाते हैं। अभी आप देखेंगे ये सब जो सोलर स्पॉट्स हैं, ये कोई खास डिस्ट्रक्शन नहीं पहुँचाते हैं स्पेस में, और आप देखेंगे इनसे बस माइनर वेव्स ऑफ आयोनाइजेशन निकलती हैं, जो कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर तक ही आ पाती हैं। उसके बाद इनका कोई भी हमारे जो सरफेस है वहाँ तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिस वजह से इनका कोई ख़ास नुकसान देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा अगर आप सन स्पॉट्स के बारे में देखेंगे तो सन स्पॉट्स क्या होते हैं? सन स्पॉट्स बेसिकली वो होते हैं जो सन के सरफेस में देखने को मिलते हैं। जब दूर से हम लोग टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो ये रिलेटिवली
डार्क और कूलर होते हैं। मतलब ये जो सन स्पॉट्स होते हैं, आप अगर प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपसे तो इसमें अगर बोल देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये रिलेटिवली सॉफ्ट कलर के होते हैं या फिर ये रिलेटिवली हॉटर होते हैं, तो इस तरीके से आपसे कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप जहाँ पे भी आप अपना आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर अपना जो नोट्स बना रहे हो, वहाँ पे ज़रूर इसे अच्छे से नोट डाउन करके रखिए कि ये रिलेटिवली डार्क और कूलर होते हैं। सन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ से ये कूलर होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और इनकी जो लेंथ है लगभग बोला जा रहा है कि 50,000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है डायमीटर। और इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पूरे, अगर आप सन के सोलर सिस्टम से कंपेयर करेंगे इसकी, तो इन सोलर जो स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम देखने को मिलती है, जिस वजह से आप देखेंगे आप जो ये सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है सन स्पॉट्स का। सन स्पॉट्स अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ये बेसिकली जो सन का जो प्रोटोस्फीयर लेयर है वहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है सन का। और ये बेसिकली यही वो एरिया होता है जहाँ से सन जो है अपनी हीट और लाइट को जनरेट करता है, पूरे सोलर सिस्टम में फैलाता है ये लाइट। सन स्पॉट्स जो होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग 2500 गुना ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। अगर आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रखें और सन की मैग्नेटिक फील्ड रखें तो ये लगभग 2500 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है। तो आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं सन स्पॉट्स के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे जो पोलैरिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो इनकी जो पोलैरिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये हर 11 सालों में चेंज होती हुई नज़र आती है। मतलब इधर नॉर्थ है तो 11 साल बाद इधर नॉर्थ हो जाएगा नीचे और साउथ ऊपर चला जाएगा, फिर 11 साल बाद फिर साउथ नीचे आ जाएगा, फिर नॉर्थ ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद जो हर बार आप देखेंगे जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स जो होते हैं इस पूरी पोलैरिटी चेंज में ये घटते और बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। जो करंट साइकिल है वो स्टार्ट हुई थी 2008 के आसपास, तो 2008 से 2018 और +1 19, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2019 के आसपास हमारे जो सोलर सिस्टम में जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती हुई नज़र आएगी। मतलब पूरी तरीके साइकिल जो नॉर्थ ऊपर जाएगा, साउथ नीचे आएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो सन स्पॉट्स होते हैं बेसिकली ये डार्क इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है यहाँ पे सराउंडिंग जो प्रोटोस्फीयर में ये काफ़ी कम नज़र आता है। इसमें आप देखेंगे जो फ्लो ऑफ गैसेस और लाइट होती है सन के इंटीरियर से जो आती है सरफेस तक, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क नज़र आती है। यही रीज़न इसे बोला जाता है सन स्पॉट। सन का जो रीजन है इसमें जनरली आप देखेंगे जो डार्क रीजन है उसे बोला जाता है अम्ब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे क्वेश्चन बनते हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके बाद आप देखेंगे जो रिलेटिवली लाइटर रीजन है वो बोला जाता है उसे पिनम्ब्रा। तो अम्ब्रा और पिनम्ब्रा के बारे में आप आइडिया रख सकते हैं, अम्ब्रा डार्क और पिनम्ब्रा लाइट। उसके बाद आप देखिए सोलर फ्लेयर्स। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? सोलर फ्लेयर्स बेसिकली जो आप देखेंगे सन स्पॉट होता है वहाँ पे व्हेन सन स्पॉट रीचेस 50,000 किलोमीटर डायमीटर, जो सन स्पॉट अभी हमने पढ़ा है, अभी आपको पढ़ाया, वो जब 50,000 किलोमीटर का डायमीटर उसका हो जाता है और इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, सोलर फ्लेयर्स उसे बोलते हैं। और इसमें बेसिकली ये देखने को मिलता है जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। सोलर फ्लेयर बेसिकली आप देखेंगे एक्सप्लोजन से, जो सोलर फ्लेयर्स का जो एक्सप्लोजन होता है इसकी जो एनर्जी है वो, अगर आप जो लिटिल बॉय जो कि नागासाकी में, हिरोशिमा नागासाकी में एक एटॉमिक बम गिराया गया था, उससे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ट्रिलियन टाइम्स, मतलब आप समझ सकते हैं ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा उसकी एनर्जी सिर्फ एक 50,000 किलोमीटर के सोलर फ्लेयर से निकलती है। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज सोर्स है सन हमारे एनर्जी का। उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट ही हमारे सरफेस पे आता है और इतनी जब आप देखेंगे हीट वेव आती है तो तबाही कितनी मस्ती, लोग 50 डिग्री टेम्परेचर में ही त्राहिमाम करने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं ट्रिलियन टाइम्स जो है ज़्यादा एनर्जी इसमें जनरेट होती है एक्सप्लोजन में सोलर फ्लेयर के। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्लेयर्स जो होते हैं सोलर फ्लेयर्स, इसके साथ ही साथ
कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं जिसे आप CME बोलते हैं, और इसमें लार्ज बबल्स ऑफ रेडिएशन एंड पार्टिकल्स जो हैं एमिट होते हैं और ये हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं। और आप देखेंगे अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वहाँ पे अरोराज देखने को मिलते हैं। ये क्या ग्रीन लाइट जैसी आपको देखने को मिलती है या फिर येलो लाइट टाइप की देखने को मिलती है। तो जब ये सोलर वेव जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती हैं तब अक्सर ये लाइट देखने को मिलती हैं। सोलर फ्लेयर्स जो है वो डिसरप्ट कर सकते हैं हमारे जो रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उनको स्टॉप कर सकते हैं, GPS कनेक्टिविटी को रोक सकते हैं, और काफ़ी बार जो पावर ग्रिड्स होती हैं उनके ट्रांसफार्मर्स को भी ख़राब कर देते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा इकॉनमी में थोड़ा सा कि कई बार जो हमारे जो पूरा बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है उसको रोक दिया जाता है जब सोलर वेव्स पास होती हैं, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। इस वजह से आपको अक्सर देखने को मिलता है कभी पहली चीज़ तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज जो है कभी रुकता नहीं और इसी टाइम वो रुकता हुआ नज़र आता। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं कि सोलर फ्लेयर से क्या कुछ नुकसान देखने को मिलता है। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन GS2 गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में कोविड-19 अभी आपने देखा होगा फैल रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में एक हेल्थ के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। हमें अपनी हेल्थ में ज़्यादा पैसा पंप करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में GDP के रिस्पेक्ट में ज़्यादा परसेंटेज में पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो हम हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं वो काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं और लगभग 1.4%, 1.5% ये कोई मायने नहीं रखता। आप US से कंपेयर करेंगे तो 14% उसके बाद चाइना, उसके बाद आप देखेंगे जापान, UK, ये सब कंट्रीज़ जो है अपना जो एक्सपेंडिचर है GDP का ह्यूज परसेंटेज मतलब 5 से अबव देखने को ही मिलता है, 5% एंड अबव टू GDP। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, कमज़ोर है, जिस वजह से हमें चाहिए कि हम अपना अच्छे से हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवाइव करें, डिजिटाइज करें। तो यही सारे बारे में बात की जा रही कि एक नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। दोस्तों अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयुष भारत और या फिर आप देखेंगे हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप देखेंगे मैक्सिमम, मैं ये आपको एक चिट कोड बता रहा हूँ कि ज़्यादातर अगर हेल्थ से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मिनिस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री से इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसमें आप देखेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, साइंस से रिलेटेड हो तो अर्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज इन्वॉल्व होगी। तो ये सारे बारे में आप जब पढ़ते रहते हैं और मुझे खुद इतना एक्सपीरियंस अब हो गया है पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते कि मैं ये चीज़ समझ गया हूँ कि जो बेसिक 4 से 6 मिनिस्ट्रीज़ जो है ये अक्सर न्यूज़ में रहती हैं और इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक स्ट्रैटेजी इसमें ओवरव्यू डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA प्लान जिसे बोला जा रहा है, जिससे कि हमारे जो हेल्थ का पूरा नेटवर्क है उसको डिजिटाइज किया जा सके। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है इसे एक्सटेंड किया जाएगा और इंडिया में अब डेटा पोर्टेबिलिटी आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया जाएगा। ये सब क्या है बेसिकली आप देखेंगे अगर आपका एक हेल्थ डेटा एक जगह सेव होगा तो कहीं पे भी आप जाइए पूरे इंडिया में किसी भी डॉक्टर से आप मिलेंगे तो वो आपके डेटा के बारे में प्रॉपरली जैसे ही इंटरनेट में एक्सेस करेगा वो उसको आपके सारे जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आपका डायबिटीज़, आपका हार्ट लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बॉडी में और जो इश्यूज़ है वो सारे इश्यूज़ उसको पता चल जाएंगे। वो उसी हिसाब से तुरंत आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। यही सारी चीज़ें बात की जा रही हैं कि ऐसा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की बात की जा रही है जिसमें कि आप देखेंगे बस रेगुलेटरी बेसिस मतलब कि इस जो पूरा डिजिटाइज करा जाएगा इसके लिए एक रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, इन चीज़ों को रेगुलेट प्रॉपरली करना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार हमारे जो डेटा है वो चोरी हो जाता है। अभी फेसबुक पे इतने सारे एलिगेशंस लग चुके हैं। उसके बाद इंडिया में भी काफ़ी बार डेटा प्रोटेक्शन के बात होती रही। डेटा प्रोटेक्शन होता क्या है आप देखिए, आपका जो पर्सनल डेटा होता है जैसे आप डे टू डे लाइफ में आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं,
है या फिर आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है या मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है, ये कहीं रिवील ना हो जाए, पब्लिक डेटा में, पब्लिक डोमेन में ना चली जाए। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की बात की जा रही है और इसी के तहत इसे रेगुलेट करने की बात की जा रही है। हालांकि आज की डेट में हमें डेटा को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं और ऐसे ही फ्रॉड फ्यूचर में अगर प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो रेगुलेट नहीं किया जाएगा हमारे डेटा को, तो ये सब हेल्थ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े फ्रॉड्स देखने को मिल सकते हैं। डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, यही सब मैंने अभी आपको बताया कि ये सब डेटा एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ये सब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, सेंट्रल बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, ये सब बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखेंगे हेल्थ मिशन के बारे में, तो इसमें गवर्नमेंट जो ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये गवर्निंग बॉडी है एट एपेक्स लेवल, मतलब टॉप लेवल की गवर्निंग बॉडी है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ रेगुलेशन, मतलब जैसे जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाया जाता है। इसका विजन और मिशन अगर आप देखेंगे तो विजन बेसिकली है बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, नेटवर्क पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, रूरल अर्बन हर जगह, रिमोट एरियाज़ में हर जगह अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना। उसके बाद मिशन इसका जो है वो है कि वो प्रोवाइड करे हर इंडियन को डिजिटल हेल्थ सर्विस, मतलब आपको कहीं पे भी आप हों, आप डॉक्टर से तुरंत एक्सेस कर पाएँ फ़ोन से या फिर स्मार्टफोन से, वीडियो कॉल से, जिस भी तरीके से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएँ, वो बात की जा रही है। इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, पीएचआर, रजिस्ट्रीज, हेल्थ आईडी मैंने आपको बताया कि हेल्थ आईडी में एक जगह आपका सारा डेटा रखा जाएगा, ओपन एपीआई, डेटा मैनेजमेंट, टेक्निकल आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ों की सर्विसेज दी जाएगी। इसका जो बेसिकली आप देखेंगे स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो है, इसमें ये बोला जाता है कि इसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, जिससे कि हॉस्पिटल्स, जो फार्मेसीज़ होंगी, उसके बाद जो डायग्नोस्टिक लैब्स होंगी, ये सब जो है वर दे फर्स्ट कम इन टू कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे ही आप कहीं टेस्ट कराएंगे तो आपका डेटा वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लीजिए आपने हॉस्पिटल के किसी लैब में टेस्ट कराया, कोई अपना डायबिटीज़ का टेस्ट कराया, तो वो आपकी आईडी में वो डेटा श्योर हो, मतलब सेव हो गया कि इस डेट में आपकी डायबिटीज़ लेवल, आपका शुगर लेवल ये था, या फिर कभी आपने दोबारा कभी टेस्ट कराया तो फिर हार्ट लेवल टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल लेवल उस डेट पे सेव हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब मेडिकल हिस्ट्री आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसी पूरे इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए बात की जा रही है, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया एनडीएचएम के द्वारा, और जिससे कि जो डेटा है उसको सीमलेसली ट्रांसफ़र किया जा सके वन लोकेशन टू अनदर। जैसे आप बैंक में देखेंगे कि एक जगह अगर आपने अकाउंट खुलवा दिया तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक्सेसिबल है, आप कहीं पे भी पैसा निकाल सकते हैं, कहीं पे भी जमा कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ एक पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी साथ में अगर आप देखेंगे इसमें जो रेपिटेटिव टेस्ट आपको बार बार टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सपेंसिव टेस्ट एक बार करा लिया उसके बाद वो फाइनल हो गया कि वो डॉक्टर उसी से आपको ट्रीटमेंट आगे बढ़ा सकता है। इसमें आप देखेंगे डॉक्टर्स का जो करप्शन है, डॉक्टर्स कई बार अपने फ़ायदे के लिए टेस्ट कराते हैं, बार अपने फ़ायदे के लिए, कमीशन के लिए दवाई चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। मेडिकेशन ट्रीटमेंट अच्छा होगा, होलिस्टिक जो पिक्चर होगी किसी भी पेशेंट की वो डॉक्टर को ईजिली मिल पाएगी। FHIR-R4 स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है जिसमें आप देखेंगे फास्ट हेल्थ इंटर ऑपरेबिलिटी रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है। इसमें बेसिकली आप देखेंगे क्लिनिकल डेटा को यूज़ किया जाएगा एज अ रिसोर्स, जिससे कि मेडिकल कैटेगराइजेशन किया जा सके कि किस, मान लीजिए आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से आपको बता दे कोई कि आप हेल्थ के किसी लिवर के डॉक्टर के पास जाइए, या फिर किसी किडनी के डॉक्टर के पास जाइए, या फिर किसी फिजिशियन के पास जाइए। तो ये आपकी अगर हिस्ट्री कोई प्रॉपरली देखेगा और देख के आपको ये प्रिस्क्राइब करेगा, यानी कि आपको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। यही सारी चीज़ें हैं कि सारे जो इकोसिस्टम है, हेल्थ इकोसिस्टम है, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। अलग अलग सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करके हब एंड स्पोक मॉडल पे पूरा काम होगा, जिससे कि मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका ट्रीटमेंट हो, अच्छे से अच्छी आपको फैसिलिटी मिले। यही सारी चीज़ें इसमें बात की जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे FHIR जो है ये अलाउ करता है डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस, API जिसे आप बोलते हैं,
उसके बाद इसमें हेल्थ डेटा जो है इसे ईजिली एक्सेस किया जा सकेगा किसी डॉक्टर के द्वारा और प्रॉपरली एनालाइज किया जा सकेगा। जो डेटा जनरेट होगा ये इसमें वेरेबल टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच आती हैं जो कि आपके पूरे दिन का डेटा, कितने कदम आप चले, क्या हार्ट बीट थी, क्या चीज़ थी, सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड करता चलता है। तो वो सारा जो डेटा है वो भी उसी में सेव होगा। इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स हैं वो डिवाइसेस जो जैसे आपका जो खाने का जो रूटीन है, जैसे आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, उसी स्मार्टफोन से आपका रेफ्रिजरेटर कनेक्ट है, आपका टीवी कनेक्ट है, आपकी वॉशिंग मशीन कनेक्ट है, आपका घर का स्मार्ट जो कैमरा है, मतलब जिससे सिक्योरिटी कैमरा है वो कनेक्ट है, और आपका ऑफिस का कैमरा कनेक्ट है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा इस समय जो स्पीकर्स आ रहे हैं वो कनेक्ट हैं। तो इंटरनेट से जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी उतना ज़्यादा डेटा उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। कोई भी आप देखिए ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जो है आसान होती चली जाती है। जितना डेटा, इसीलिए बोला जाता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल इफ़ फॉर द 21st सेंचुरी। तो आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया के ट्रेड, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अभी आप देखेंगे इंडिया का जो ट्रेड है वो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है इंडिया और ये है चाइना, ये है पाकिस्तान, ये थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, उसके बाद आप देखेंगे नीचे श्रीलंका है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं हमारे, जो इनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब जिस लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए, जिस लेवल पे इंट्रा रीजनल ट्रेड होना चाहिए, वो ट्रेड नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखेंगे एशिया और यूरोप के बीच में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अच्छी इकॉनमीज जैसे जापान हो गए, ताइवान हो गए, चाइना, इन सारे जो देश हैं ये सब बहुत ह्यूज ट्रेड करते हैं आपस में। ये पड़ोसी देश हैं और आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जिससे कि इनकी इकॉनमी ऑल टाइम हाई देखने को मिलती है। और कुछ अदर एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जब इकोनॉमिक सक्सेस देखने को मिला, ये भी इसी मॉडल पे बेस्ड था, क्योंकि क्लस्टर्स के फॉर्म में एक कई देशों ने अमलगमेट किया, कई देश मिल किया है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन आप देखते हैं, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद यूरोपियन यूनियन बना, उसके बाद ये एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया। यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच में अच्छा ट्रेड देखने को मिला, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमीज़ काफ़ी अच्छे लेवल पे परफॉर्म करती हैं। आप देखेंगे जापान देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, इटली देख लीजिए, ये सब टॉप क्लास इकोनॉमीज़ हैं। यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स हैं, या जो टेक्नोलॉजी बहुत ही उम्दा लेवल की है, वैसे ही इंडिया को भी चाहिए अपने नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन रखे, इकोनॉमिकली जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मार्केट को पेनिट्रेट करे, जिससे कि हम उनकी चीज़ें खरीदें, वो हमारी चीज़ खरीदें, तो एक बढ़िया लेवल का ट्रेड देखने को मिले। फिर आप देखेंगे जो फर्स्ट ईयर ग्रोथ है इस जापान के अंदर देखने को मिली थी, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूज लेवल पे देखने को मिली थी, और इसकी बाद आप देखेंगे पूरे एशिया में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी। सेकंड ईयर जो इकोनॉमीज़ है, जो कि आप देखेंगे साउथ कोरिया और ताइवान, ये भी इसके बाद इसमें इन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद ज्वाइन किया। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड ईयर जो है उसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फाइनली इसमें चाइना देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया का कहीं ना कहीं आप देखेंगे नाम नहीं है। तो इंडिया को चाहिए कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें साउथ एशियन इकॉनमी में, एक्टिवली हमारे और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं नेबर कंट्रीज़ के साथ उन्हें इम्प्रूव किया जाए, अच्छे लेवल पे ले जाया जाए। फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, भूटान हो, चाइना हो, सॉरी, तो ये सारे देशों के साथ जब अच्छे हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे, तभी कहीं ना कहीं हमारी जो इकॉनमी है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगी। जैसा कि आप देखेंगे वेस्टर्न इकॉनमीज़ पहुंचती हैं। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इस जो जापान ने मॉडल अपनाया है उसे बोलते हैं बेसिकली फ्लाइंग गीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि जापान इसमें लीड रोल प्ले कर रहा है एज अ गूज। तो ऐसा ही कुछ इंडिया को भी एक लीग से हट के ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए, जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकॉनमी को लीड करके आगे ले जाए।
तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लाइंग लीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कैसा होता है, जिसमें आप देखेंगे जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स, एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, बाकी उसके पीछे चलते हैं, जो कि जापान है। अगर आप इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में देखेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट है वो लगभग 235 बिलियन का देखने को मिला। तो आप देखिए ये जो इसमें अगर मेजर कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे, हम क्या 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 कुछ ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो है सबसे पहले क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट है 142 बिलियन। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जेम्स एंड ज्वेलरी, उसके बाद फिर आते हैं जो प्लैटिनम और ये सब जो फार्मा जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे 235 माइनस 42 करेंगे तो ये आपको लगभग 93 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगा। 93 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये ट्रेड डेफिसिट कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना होगा, ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस की तरफ जाना होगा, जिससे कि हम जो है एक वर्ल्ड में एज अ ग्लोबल लीडर, ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर के तौर पर उभर के आ सके और चाइना को एक कड़ी टक्कर दे सके। इंडिया की अगर पोजीशन आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, तो इस इंडिया ने लगभग एक्सपोर्ट किया 7% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सिर्फ 7% का एक्सपोर्ट देखने को मिला नेबरिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा मतलब नेग्लिजिबल हो गया है कि पाकिस्तान से हम कोई भी किसी तरीके की ट्रेड रिलेशन नहीं रख रहे हैं। उसके बाद 2019 के अगर देखेंगे एक्सपोर्टेड जो है आइटम, इसमें वर्थ 1.04 बिलियन जो हमने एक्सपोर्ट किया, वो टोगो, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर था। इवन जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, क्लोज नेबर्स, अफ़गानिस्तान, म्यांमार से भी ज़्यादा हमने ये इनको एक्सपोर्ट किया। उसके बाद हमें चाहिए कि आप देखेंगे अगर इंपोर्ट्स की बात करेंगे, इन केस ऑफ इंपोर्ट्स इंडिया ने 0.8% जो ओवरऑल इंपोर्ट है वो इन नेबरिंग कंट्रीज़ से किया है। उसके बाद इंडिया जो है पुअरली ट्रेड करता है अपने नेबर्स के साथ में, जिससे कि आप देखने को मिलते हैं हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है लो देखने को मिलती है। रीज़न क्या है पुअर ट्रेड के? सबसे पहले आप देखेंगे आइसोलेशन मतलब अभी देखेंगे आप कि इंडिया सब कुछ इंडिजीनियस प्रोड्यूस करना चाहता है, खुद ही से बना लें, खुद ही से प्रोड्यूस कर लें, खुद ही से बेच लें, अपनी देश में बेच लें। ज़्यादा एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम आइसोलेशन में जा रहे हैं। लॉलेसनेस मतलब कि हमारे देश का जो कानून है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। दूसरे देशों को हमारे देश में मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिज़नेस करने के लिए। उसके जो पुअर रिलेशंस हैं हमारे रीजनल वॉर्स, जैसे कि अभी आपने देखा पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं। अभी ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ भी नज़र आया, चाइना के साथ नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ों की वजह से जो हम साउथ एशिया रीजन में जो एक डोमिनेट करने की एक जो हमारे अंदर क्षमता है वो कहीं ना कहीं हम फेल होते हुए नज़र आते हैं। सार्क इनिशिएटिव, साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसके बारे में अगर आप देखेंगे ये इसने काफ़ी बार बूस्ट किया है कि ये कोशिश कर रहा है कि बिज़नेस जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको ख़त्म किया जाए और जो प्रॉपर जो पॉलिटिकल राइवलरीज़ हैं उनको ख़त्म करके सारे मुद्दों को भुला के, टेररिज्म को भुला के अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन मेंटेन किया जाए। लेकिन ये सिर्फ बातें पेपर पे ही नज़र आती हैं, कोई भी इनका खास फ़ायदा नज़र नहीं आता। अगर थोड़ा सा वे फॉरवर्ड आप देखेंगे तो इंडिया को चाहिए कि इंट्रा रीजनल ट्रेड पे फोकस करे, और क्योंकि यही एक मेन ड्राइवर है हमारे इकोनॉमिक सक्सेस का। यही आगे हमें, जब हम नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, कहते हैं ना कि जब हम सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत होती है, एक नॉर्मल अगर पर्सन आप कहीं पे भी मोहल्ले में रह रहे हैं तो आपको अगर रात बिरात कोई प्रॉब्लम हुई ना, सबसे पहले आपको आपके पड़ोसी बचाने आएंगे, आपके पड़ोसी आपको हेल्प करने आएंगे, ना कि रिश्तेदार जो कि आपसे घर से दूर रह रहे हैं। तो यही बात बोली जा रही है कि पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन होना चाहिए। सक्सेस, यही रीज़न है कि इकोनॉमिक सक्सेस अचीव करी गई जापान के द्वारा, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, और इन्होंने अपने इस इकोनॉमिक रिलेशन के लिए जो वॉर टाइम एनिमिटी है, वॉर टाइम जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन सारे इश्यूज़ को भुला के इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस किया। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि इंडिया जो है ग्लोबल जो पावर है वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो नहीं रीस्टार्ट कर पा रहा है अपना इंट्रा रीजनल ट्रेड। और यही सब बोला जा रहा है कि हमें अपने बॉर्डर जो
बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको भुलाते हुए अपने इकोनॉमिक रिलेशंस में कोई भी फ़र्क ना पड़े, ऐसी बात करी जा रही है। तो दोस्तों ये था टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, असम अकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है। क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एनआरसी न्यूज़ में रहता है, तो आप थोड़ा सा देखिए क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड है क्या। क्लॉज 6 जो असम अकॉर्ड है, ये एक ऐसा अग्रीमेंट था जो कि साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच में 1985 में, जब एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा एक रिफॉर्मिस्ट ग्रुप जो था असम का, उसने रिफॉर्म की बात की असम में, तब ये चेंज देखने को मिला था। अब अगर आप देखेंगे क्लॉज 6 इम्पॉर्टेंट क्यों है, अभी आप देखेंगे कि क्लॉज 6 के इम्पॉर्टेंस के पीछे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स हैं जिससे कि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट किया जा सके असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। इसे एक आप सरसरी नज़र में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इन्फोर्स किया जाना है असम में, अभी तक इन्फोर्स नहीं हो पाया है। इसी सब से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप असम के बारे में देखेंगे तो ये है असम, इसके बॉर्डर कंट्रीज़ है, बॉर्डर जो स्टेट्स हैं वो है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा है। उसके बाद जो अब बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर करता है, भूटान के साथ बॉर्डर करता है। तो ये इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी रिकमेंडेशन क्यों गई, असमीज़ पीपल के वेलफेयर के लिए बेसिकली बात की जा रही है क्योंकि असमीज़ जो कम्युनिटी है वो असम में जो 1 जनवरी 1951 या फिर जो लोग बिफोर जनवरी 1951 को आए थे उन सभी को इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी माना जाए, ऐसी बात की जा रही है। और जो दूसरी इंडिजिनस कम्युनिटी है असम के अंदर, वो जो टेरिटरी असम की टेरिटरी में रह रही है 1 जनवरी 1951 से पहले, उनको भी इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे इसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको इन अबव कैटेगरीज़ के हिसाब से डिवाइड करने की बात की जा रही है, इस रिकमेंडेशन के हिसाब से इंक्लूड करने की बात की जा रही है। अब क्यों 1951 को ही चूज़ किया, क्योंकि असम में जब एक विद्रोह हुआ तब वहाँ डिमांड करी गई कि डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं वो बोला गया कि ये एंटर कर गए हैं असम के अंदर आफ्टर 1951। जब बांग्लादेश, आपने सुना होगा बांग्लादेश और पहले हमारा एक ईस्टर्न पाकिस्तान इसे बोला जाता था, उसी के बाद ये बात एलिगेशन लगाए गए कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं वो इंडिया के अंदर घुस गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कई बार ये भी इल्ज़ाम लगाए गए कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो हैं और जो असम अकॉर्ड है, ये इन्होंने जो कट ऑफ डेट दी है 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग के तब तक जो लोग इंडिया के अंदर आ गए हैं वो सिटीज़न ऑफ इंडिया माने जाएंगे। लेकिन क्लॉज 6 के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि ये सेफगार्ड इट इज़ मेंट टू गिव सेफगार्ड विल नॉट बी एप्लीकेबल टू माइग्रेंट। जो माइग्रेंट्स घुस के आए हैं उनको ये सेफगार्ड नहीं दिए जाएंगे जो 1951 से 71 के बीच में आए। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। अगर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती है ये रिकमेंडेशन, तो जो लोग 1951 से 71 के बीच में आए उनको भी इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाएगा अंडर असम अकॉर्ड, लेकिन इनको सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं की जाएंगी अंडर क्लॉज 6। तो ये आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। अब ये सेफगार्ड्स क्यों रेकमेंड किए गए हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, बोडो, मिसिंग, राभा, देहुरी, ये सारे लोगों को प्रॉपर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। रिजर्वेशन 80 to 100% प्रोवाइड करने की बात की जा रही है पार्लियामेंट में और सर्विसेज में। तो ये सारी चीज़ें, लैंड राइट्स वगैरह के बारे में। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप सोलर फ्लेयर्स पे या फिर जो नेशनल हेल्थ मिशन को अपडेट करने के लिए जो मैंने एडिटोरियल डिस्कस किया उससे रिलेटेड एक आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वेश्चन मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आप क्वेश्चन मैं डालूंगा फिर, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर क्वेश्चन डालने में मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों ये था टोटल लेक्चर आज का, फिर से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, जय हिंद।